साल था 1951। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये विशाल, गरीब और अशिक्षित देश लोकतंत्र को सच में जी पाएगा? पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। कई विदेशी अखबारों ने लिखा, यह असंभव है। लेकिन भारत ने यह चुनौती स्वीकार की। करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए। लाखों मत पेटियां तैयार हुईं और पहली बार हर नागरिक, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग अपने वोट की ताकत समझने जा रहा था। ये केवल चुनाव नहीं था, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। नेहरू अपने तूफानी दौरों से जनता के बीच पहुंचे। विपक्षी नेता अपनी अपनी आवाज लेकर मैदान में उतरे और फिर शुरू हुआ वो महाकाव्य जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें ताकि भविष्य में हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आ सकें। साल 1947 भारत ने आजादी पाई थी। सदियों की गुलामी और लंबे संघर्ष के बाद ये मिट्टी आखिरकार आजाद हुई। लेकिन ये आजादी केवल सत्ता बदलने तक सीमित नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती अब सामने थी, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जिसमें हर इंसान बराबरी से शामिल हो सके। ये सवाल किसी भी आजाद देश के लिए सबसे अहम होता है कि आखिर जनता को निर्णय का अधिकार कैसे दिया जाए। और भारत ने बिना किसी झिझक ये ऐलान कर दिया कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक होगा। ये फैसला उस दौर में दुनिया के सबसे साहसी फैसलों में से एक था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र का इतिहास पुराना था, लेकिन वहां भी यह अधिकार धीरे धीरे दिया गया। पहले केवल संपन्न तबकों को, फिर धीरे धीरे कामगारों और महिलाओं को। लेकिन भारत ने इस परंपरा को ठुकरा दिया। यहां शुरुआत से ही सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। यही वो बिंदु था जिसने हिंदुस्तान के पहले आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद बना दिया। आजादी के महज 2 साल बाद मार्च 1950 में एक नई संस्था का जन्म हुआ, चुनाव आयोग। इसकी कमान संभाली एक सख्त और गहरे सोच वाले अफसर ने, जिनका नाम था सुकुमार सेन। वो पेशे से गणितज्ञ रहे थे और भारतीय सिविल सेवा में शामिल होकर कई जिलों में काम कर चुके थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये काम केवल प्रशासनिक आदेशों से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए धैर्य, गणना और सूक्ष्म योजना की जरूरत होगी। सेन के सामने एक ऐसा महासागर था जिसे पार करने के लिए न तो नाव थी और न नक्शा। कल्पना कीजिए, 17 करोड़ 60 लाख नागरिक, जिनमें से 85% पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनका नाम दर्ज करना, पहचान बनाना, ये तय करना कि वे वास्तव में मतदान के हकदार हैं या नहीं, ये काम किसी एक इंसान या एक विभाग से नहीं हो सकता था। लेकिन सेन ने इसे चुनौती की तरह लिया। देश के कोने कोने में सरकारी कर्मचारी भेजे गए। गांव-गांव घूमकर लोगों के नाम दर्ज किए गए। लाखों पन्नों पर टाइपिंग हुई। हजारों क्लर्क दिन रात नामों की सूचियां मिलाते रहे। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। सवाल यह भी था कि निरक्षर मतदाता वोट कैसे डालेंगे। पार्टी का नाम लिखकर देने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए चुनाव चिन्ह बनाए गए। ऐसे चिन्ह जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हों। खेत जोतने वाले बैल, एक साधारण झोपड़ी, मिट्टी का दिया, हाथी, ये सब प्रतीक बने और यही प्रतीक आगे चलकर भारत के लोकतंत्र की पहचान भी बने। फिर आया मतपटियों का सवाल। यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि हर वोट सुरक्षित रहे, कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए लाखों इस्पात की पेटियां तैयार करवाई गईं। इन पेटियों को बनाने में हजारों टन लोहा खर्च हुआ। हर पेटी पर मजबूत ताले लगाए गए और हर पार्टी के लिए अलग मतपटी रखी गई। क्योंकि अधिकांश मतदाता अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें यह आसान बनाना पड़ा कि जिस पार्टी को वोट देना हो, उसी चिन्ह वाली पेटी में अपना मतपत्र डाल दें। फर्जी मतदान रोकने के लिए एक और अनोखी तरकीब निकाली गई। भारतीय वैज्ञानिकों ने खास किस्म की स्याही तैयार की। ये स्याही जब किसी की उंगली पर लगाई जाती तो 1 सप्ताह तक मिटती नहीं थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता। बाद में यही स्याही भारतीय चुनावों की स्थायी पहचान बन गई। इस विशाल अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारी अभूतपूर्व थी। लाखों कर्मचारियों की भर्ती की गई। हजारों टन कागज छपाई के लिए भेजा गया। लाखों मतदान केंद्र बनाए गए। कल्पना कीजिए, इस वक्त का भारत, रेल और सड़क व्यवस्था सीमित थी, हवाई यात्रा बहुत कम थी और देश का अधिकांश हिस्सा गांवों में बसा हुआ था। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि हर नागरिक तक बैलेट और मतपटी पहुंच सके।
कहीं किसी सुदूर पहाड़ी गांव तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बनाए गए। हिंद महासागर के छोटे छोटे द्वीपों तक नाव और स्टीमर से मतपटी भेजी गई। जंगलों में बसे गांवों तक पैदल और बैलगाड़ी से बैलेट पहुंचाया गया। ये केवल चुनाव नहीं था, ये एक ऐसा अभियान था जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन सबसे मुश्किल चुनौती सामाजिक थी। उत्तर भारत की बहुत सी महिलाएं अपने नाम दर्ज कराने से हिचक रही थीं। वो चाहती थीं कि उनके नाम की जगह लिखा जाए किसी की पत्नी या किसी की मां। सुकुमार सेन को यह स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि मतदाता सूची में केवल व्यक्ति का नाम दर्ज होगा, रिश्ते की पहचान नहीं। नतीजा ये हुआ कि लाखों महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए। उस समय ये विवाद का कारण बना, लेकिन सेन का मानना था कि इससे महिलाओं को मजबूर होना पड़ेगा कि वे अपनी पहचान अपने नाम से दर्ज कराएं। चुनाव आयोग का ये सख्त रुख आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव बना। यहां हर मतदाता की पहचान व्यक्तिगत रही, पारिवारिक या सामूहिक नहीं। दूसरी तरफ प्रशासन ये भी जानता था कि अशिक्षित जनता को लोकतंत्र की इस प्रक्रिया से परिचित कराना आसान नहीं होगा। इसलिए फिल्म और रेडियो का सहारा लिया गया। देश भर के सिनेमाघरों में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। ऑल इंडिया रेडियो पर हफ्तों तक कार्यक्रम चलाए गए। गांव-गांव ये संदेश भेजा गया कि हर नागरिक का वोट कीमती है और देश का भविष्य इसी से तय होगा। ये सब कुछ सुनने में भले सरल लगे, लेकिन उस दौर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। अब बारी थी उस असली संग्राम की जो जनता के दिल और दिमाग में लड़ा जाना था। ये संग्राम बंदूक या तलवार का नहीं था, ये था भाषणों, नारों और विचारों का। आजाद भारत की पहली चुनावी गहमा-गहमी शुरू हो चुकी थी। देश भर में जनसभाओं का सिलसिला चल पड़ा। कहीं किसी कस्बे के चौक पर नेता जनता को संबोधित कर रहे थे, तो कहीं किसी गांव के मैदान में हजारों लोग इकट्ठा होकर सुन रहे थे। पर्चे छप रहे थे, दीवारों पर नारे लिखे जा रहे थे, रेडियो पर संदेश पहुंचाए जा रहे थे। भारत का हर कोना इस नए अनुभव से गुजर रहा था। लोगों के लिए ये अनोखा था, क्योंकि पहली बार वे खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनने जा रहे थे। सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी थी कांग्रेस। ये वही पार्टी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जिसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। आज़ादी का फायदा उन्हें मिला था। जनता का बड़ा हिस्सा अब भी कांग्रेस को ही अपना प्रतिनिधि मानता था। लेकिन चुनाव का मैदान सिर्फ कांग्रेस का नहीं था। सामने खड़े थे कई नए और पुराने प्रतिद्वंद्वी। जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी, जेबी कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, बी.आर. अंबेडकर की अनुसूचित जाति महासंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ और साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनके अलावा कई क्षेत्रीय दल भी मैदान में थे। पंजाब में अकाली दल, मद्रास में द्रविड़ पार्टियां और बिहार में झारखंड पार्टी। ये भारत की विविधता का आईना था। हर पार्टी की अपनी रणनीति थी। कांग्रेस खुद को आज़ादी की असली वारिस के रूप में पेश कर रही थी। उसका प्रचार इस संदेश पर आधारित था कि यही पार्टी देश को स्थिरता और प्रगति दे सकती है। नेहरू अपने भाषणों में सांप्रदायिकता के खिलाफ, गरीबी हटाने और समाजवाद की तरफ बढ़ने की बात करते थे। वे जनता से कहते, देश अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें एकता चाहिए, स्थिरता चाहिए। दूसरी ओर सोशलिस्ट और कृपलानी की पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि उसने गरीबों और किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। वे कहते, कांग्रेस अब पूंजीपतियों और जमींदारों की पार्टी बन गई है। असली गांधीवादी सोच हम में है, जो श्रमिक और किसान के साथ खड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी का अपना ही अंदाज था। उन्होंने हाल ही में भूमिगत आंदोलन से बाहर आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तेलंगाना विद्रोह की गूंज अभी बाकी थी और अब वे जनता से कह रहे थे कि हम संघर्ष की राह छोड़कर अब लोकतंत्र की राह पर हैं। असली हक दिलाने वाली ताकत केवल कम्युनिस्ट ही हैं। उनके प्रचार में विदेशी रेडियो तक से आवाज गूंज रही थी। रेडियो मास्को से ताशकंद स्टेशन भारतीय मतदाताओं के नाम संदेश प्रसारित कर रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ का प्रचार सबसे अलग था। उन्होंने हिंदू पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को आधार बनाया। उनके मंचों पर भगवा झंडे लहराते थे, शिवाजी और राणा प्रताप की तस्वीरें सजाई जाती थीं। उनके नारों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख और हिंदू वोट बैंक बनाने का इरादा साफ झलकता था। अंबेडकर की पार्टी ने अनुसूचित जातियों और दलितों के अधिकारों को केंद्र में रखा। अंबेडकर जनता से कहते,
आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजों से आज़ादी नहीं है, ये जातिगत अन्याय से भी आज़ादी है। अगर दलितों और पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला तो ये आज़ादी अधूरी है। उनके भाषणों में तीखापन और साफगोई थी। इन सब के बीच नेहरू का चुनाव अभियान सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त था। वे देश भर में तूफानी दौरे कर रहे थे। ट्रेन, कार, हवाई जहाज, हर साधन से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते। जहां भी जाते लाखों लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ते। उनके भाषणों में भावनात्मक अपील भी होती और दूरदृष्टि भी। वे कहते, अगर सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आईं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। हमें मिलकर नफरत की राजनीति को रोकना है। दिल्ली में गांधी जयंती के दिन उनकी जनसभा में लाखों लोग जमा हुए। उन्होंने कहा कि छुआछूत और जमींदारी मिटाना हमारा वादा है। सांप्रदायिकता को इस देश में कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई धर्म के नाम पर हिंसा करेगा तो मैं सरकार का मुखिया होकर ही नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ता रहूंगा। ये सुनकर भीड़ तालियों से गूंज उठी। उनकी सभाओं में हर वर्ग के लोग आते थे। किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, छात्र, सब। कहीं लोग घंटों धूप में खड़े रहते, कहीं लोग रात भर जागकर उनका इंतजार करते। जब उनकी कार सड़कों से गुजरती तो लोग बैलगाड़ियों और छतों पर चढ़कर उन्हें देखने लगते। कई जगह तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ हो जाती कि लोग बेहोश हो जाते। विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं थीं। सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण जनता को आकर्षित करने वाले भाषण देते। वे कहते कि अगर कांग्रेस को रोका नहीं गया तो ये आज़ादी भी बेकार जाएगी। कृपलानी व्यंग्यात्मक लहजे में कांग्रेस को ललकारते। कम्युनिस्ट पार्टी अपने उम्मीदवारों को मजदूरों और किसानों के बीच भेजती। जनसंघ अपने नारों में भावनात्मक और धार्मिक रंग भरता। प्रचार के तरीके भी अनोखे थे। कहीं दीवारों पर हाथ से पोस्टर बनाए जाते, कहीं बैलगाड़ियों और गायों की पीठ पर नारे लिखे जाते। कलकत्ता में तो गायों पर लिखा गया कि कांग्रेस को वोट दें। कहीं लाउड स्पीकर से नारे लगाए जाते तो कहीं हाथ से पर्चे बांटे जाते। इस चुनाव ने जनता को राजनीति से जोड़ने का ऐसा उत्सव बना दिया जैसा भारत में पहले कभी नहीं देखा था। लोग सिर्फ वोट डालने नहीं बल्कि राजनीति को समझने और उसमें हिस्सेदारी करने लगे थे। ये लोकतंत्र का पहला उत्सव था जिसमें हर नागरिक को ये एहसास हो रहा था कि उसकी आवाज मायने रखती है। नेहरू जहां भी जाते लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ तोड़ देते। एक मशहूर पहलवान ने उन्हें सोने की चेन भेंट की और कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर सकता हूं। एक जगह तो उनकी सभा में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा जन्म लेते समय भीड़ का कान नेहरू के भाषण पर ही लगा रहा। बंबई में उनकी सभाओं का नज़ारा अलग था। वहां लाखों लोग चौपाटी पर जमा हो जाते। कुछ लोग समुद्र में उतर कर खड़े रहते ताकि उन्हें एक झलक मिल सके। संपादक डीएफ कारका, जो नेहरू के धुर आलोचक थे, उन्होंने भी लिखा कि नेहरू और जनता के बीच ऐसा जुड़ाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन नेहरू के भाषणों में केवल भावनात्मक अपील नहीं थी, वे विपक्ष की आलोचना भी करते। जनसंघ को वे आरएसएस और हिंदू महासभा की नाजायज औलाद कहकर खारिज करते। बिहार में जातिवाद की आलोचना करते। बंबई में जनता को याद दिलाते कि कांग्रेस का समर्थन करना विदेश नीति की निर्घुट राह का समर्थन करना है। अक्टूबर 1951 की ठंडी सुबह थी। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में बसे एक छोटे से कस्बे चिनी में कुछ लोग कतार में खड़े थे। ये कतार सामान्य नहीं थी, ये इतिहास लिख रही थी। यहाँ खड़े लोग भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वाले नागरिक थे। बर्फ गिरने से पहले जब ये इलाका दुनिया से कट जाता, उससे पहले ही वहां मतदान कराना पड़ा। और इस तरह भारत के पहले वोटरों ने लोकतंत्र का जो दीपक जलाया, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल गई। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं थी। देश का हर कोना इसी तरह इस महान यात्रा का हिस्सा बना। लाखों गांव, कस्बे और शहर, कहीं मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए गए, कहीं पंचायत घरों में, तो कहीं पेड़ों के नीचे ही डिब्बे रख दिए गए। भारत के नक्शे पर चुनावी मैदान 1 लाख वर्ग मील से भी बड़ा था। इतना विविध, इतना विशाल। कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्र से घिरे द्वीप, तो कहीं गहरे जंगल। लेकिन ये तय था कि हर नागरिक तक मतपेटी पहुंचेगी। अगर रास्ते नहीं थे तो पुल बनाए गए, अगर सड़क नहीं थी तो बैलगाड़ियां चलीं, अगर दरिया रास्ता रोकता था तो नाव उतारी गईं। यहां तक कि मिजोरम के जंगलों में लोगों ने कई दिनों तक सफर किया,
घाटियां पार कीं और फिर सामुदायिक नृत्य करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक कारवां था। मतदान केंद्रों का नजारा भी अनोखा था। बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे पहुंचते, महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आतीं, कहीं 95 साल की दादी मत डाल रही थीं, तो कहीं 110 साल के परदादा अपने परपोते के साथ लाइन में खड़े थे। अंबाला की एक बूढ़ी महिला, जिसकी पीठ झुक गई थी और कान सुनने से इनकार कर चुके थे, फिर भी वो अपना वोट डालने आई। हैदराबाद में जब मतदान शुरू हुआ तो सबसे पहले वोट डालने वालों में वहां के निजाम खुद थे। ये अपने आप में एक प्रतीक था कि अब सत्ता ताज और गद्दी की नहीं बल्कि जनता की होगी। बंबई का दृश्य और भी जीवंत था। ये शहर भारत की आर्थिक राजधानी था और यहाँ जागरूकता का स्तर अलग था। पूरे शहर में 70% से अधिक मतदान हुआ। सुबह से ही औद्योगिक इलाकों में कामगार लाइन लगाकर खड़े थे। सर्दी और ओस के बावजूद लोग सब काम छोड़कर पहले वोट डालने आए। वहीं दूसरी ओर मालाबार हिल जैसे इलाकों में लोग बेफिक्र थे, जैसे उनके लिए ये कोई खास बात न हो। लेकिन शहर के बड़े हिस्से ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की पहाड़ियों में भी कहानी अलग थी। यहाँ मतदान केंद्र हजारों वर्ग मील में फैले इलाके में बस कुछ ही थे। लोग कई दिनों तक चलते रहे, रास्ते में रात बिताई, अलाव जलाए, गाने गाए और फिर मतदान केंद्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा, पहली बार हमें तीर कमान से नहीं बल्कि मतपत्र से फैसला करना है। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। हालांकि शुरुआत में कई महिलाओं ने अपना नाम पति या पिता के नाम से दर्ज कराना चाहा था, लेकिन बाद में वे अपने नाम से सूची में दर्ज हुईं। ये परिवर्तन भारतीय समाज के लिए बड़ा कदम था। एक नौजवान लड़की ने अपनी बीमार मां को कंधे पर उठाकर कई मील का सफर तय किया ताकि दोनों मतदान कर सके। ये केवल वोट डालना नहीं था, ये अपने अस्तित्व और अधिकार का ऐलान था। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बड़ी थी। लाखों पुलिसकर्मी हर जगह तैनात किए गए ताकि हिंसा न हो, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। गड़बड़ियां तो हुईं, पर उनकी संख्या बेहद कम थी। लोकतंत्र का ये उत्सव केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही थी। विदेशी पत्रकार और पर्यवेक्षक जगह जगह मौजूद थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इतने विशाल देश में, इतनी गरीबी और अशिक्षा के बीच भी लोग कितनी गंभीरता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। लोगों के चेहरे पर गर्व झलकता था। ये गर्व केवल वोट डालने का नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि वे भी अब देश के मालिक हैं। अब फैसले केवल राजाओं और हुक्मरानों के नहीं होंगे, अब फैसले जनता करेगी। ये नज़ारा भारत की आत्मा का सजीव चित्र था। किसान, मजदूर, व्यापारी, स्त्रियां, बूढ़े, नौजवान सब कतार में खड़े थे। जाति, धर्म और भाषा और प्रांत की सीमाएं पीछे छूट गई थीं। हर कोई केवल एक पहचान से खड़ा था, भारत का नागरिक। फरवरी 1952 की वो सुबह थी जब भारत ने अपनी सांसें थाम ली। महीनों चले इस महान प्रयोग का आखिरी चरण पूरा हुआ और मतगणना शुरू हुई। छोटे छोटे कमरों में बैठे अधिकारी, टेबलों पर फैली बैलेट पर्चियां, हर मतपेटी खुलने पर बजते नारों की गूंज, ये दृश्य इतिहास का हिस्सा बन चुका था। लोग दूर से खड़े होकर इंतजार करते, पत्रकार नोटबुक में आंकड़े दर्ज करते और रेडियो पर हर घंटे अपडेट प्रसारित होते। ये भारत का पहला चुनाव परिणाम था और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। नतीजे आने लगे। संसद की कुल 489 सीटों में से 364 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई। विधानसभाओं की 3280 सीटों में से 2247 सीटें कांग्रेस के हाथ आईं। आंकड़े साफ कह रहे थे कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में दबदबा कायम कर लिया है। कुल मतों में उसे लगभग 45% वोट मिले, लेकिन सीटों की हिस्सेदारी कहीं ज्यादा थी, करीब 74%। ये भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस की भारी जीत थी। लेकिन इस जीत की कहानी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं थी। ये जनता की उस आस्था का प्रतीक थी जो उन्होंने नेहरू और उनकी पार्टी पर जताई थी। लोग मानते थे कि जिस पार्टी ने आजादी दिलाई वही देश को आगे भी संभाल सकती है। हालांकि जीत के सैलाब में भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे छिपे थे। कई दिग्गज नेता हार गए। बंबई के मुरारजी देसाई और राजस्थान के जयनारायण व्यास जैसे नाम चुनाव हार गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार। संविधान निर्माता, दलितों की सबसे बड़ी आवाज, वो शख्स जो आजाद भारत की राजनीति में एक स्तंभ की तरह खड़ा था, अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में हार गया। उनके सामने खड़े थे काजरोलकर, एक साधारण दूध व्यापारी।
ये हार केवल एक नेता की हार नहीं थी, बल्कि ये दिखा रही थी कि लोकतंत्र कभी भी अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। कम्युनिस्ट नेता रवि नारायण रेड्डी की जीत भी इसी तरह चौंकाने वाली रही। वे नेहरू से भी बड़े अंतर से जीते। इससे यह स्पष्ट था कि जनता अलग अलग विचारधाराओं को भी सुनना चाहती है। भारत का लोकतंत्र केवल एक रंग का नहीं होगा, बल्कि इसमें कई रंग होंगे। इन नतीजों पर आलोचक भी चुप नहीं रहे। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस की लोकप्रियता नहीं, बल्कि न्यूनतम मतदान प्रणाली का नतीजा है। यानी जिसने सबसे ज्यादा वोट पाए वही जीत गया, चाहे उसे कुल मतों का आधा हिस्सा भी न मिला हो। और सच यही था। कांग्रेस को भले ही 45% वोट मिले हों, लेकिन जीत की सीटें उससे कहीं ज्यादा थीं। फिर भी इस नतीजे को नकारा नहीं जा सकता था। कांग्रेस की जीत और नेहरू की लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि जनता फिलहाल एक ही नेता पर भरोसा करती है। देश की बागडोर उनके हाथ में सुरक्षित महसूस होती थी। इस जीत के पीछे केवल कांग्रेस का संगठन या नेहरू का करिश्मा नहीं था, बल्कि ये उस भावना की जीत थी जिसे लोग आजादी के साथ जोड़ चुके थे। ये विश्वास कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। दुनिया भी इन नतीजों को हैरत से देख रही थी। विदेशी अखबारों ने लिखा कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था और भारत ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्स, जो पहले इस प्रक्रिया पर संदेह करते थे, अब मानने लगे थे कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की ताकत का असली उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि भारत ने यह साबित कर दिया कि अशिक्षा और गरीबी लोकतंत्र के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। लेकिन सब एकमत नहीं थे। कुछ विदेशी पर्यवेक्षक अभी भी मानते थे कि इतने बड़े देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार देना जल्दबाजी थी। उनका कहना था कि जनता अभी इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नतीजों ने उनका तर्क कमजोर कर दिया। 60% से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। ये अपने आप में आश्चर्य था। भारत के भीतर भी आलोचना हुई। कुछ ने कहा कि ये चुनाव अमीर और ताकतवर उम्मीदवारों के पक्ष में झुके। कुछ ने कहा कि अशिक्षा की वजह से लोग प्रतीकों और नारों से प्रभावित हुए, मुद्दों से नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र की नींव रख गया। नेहरू खुद भी इस नतीजे से भावुक हो उठे। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कई बार संदेह जताया था कि क्या जनता वाकई इतने बड़े प्रयोग को समझ पाएगी। लेकिन नतीजे देखकर उन्होंने कहा कि तथाकथित अशिक्षित मतदाताओं के प्रति मेरे मन में सम्मान और भी बढ़ गया है। उनकी समझ और परिपक्वता ने मेरी सभी शंकाएं दूर कर दी हैं। लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, ये भरोसे की प्रक्रिया है। और इस पहले चुनाव ने यह भरोसा कायम किया। जनता ने साबित किया कि वो जिम्मेदारी से फैसले ले सकती है। ये चुनाव ये भी दिखा रही थी कि सत्ता अब राजाओं, नवाबों और महाराजाओं की नहीं रही। कई राजघरानों के उम्मीदवार हार गए। ये जनता का स्पष्ट संदेश था कि अब लोकतंत्र का युग शुरू हो चुका है। भारत का ये पहला चुनाव केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन था। इसने समाज को नई दिशा दी। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग एक ही कतार में खड़े होकर वोट डाल रहे थे। ये बराबरी का वो क्षण था जिसका सपना गांधी और नेहरू ने देखा था। नेहरू और उनके साथियों ने इस जीत को किसी उत्सव की तरह नहीं मनाया, बल्कि इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया। उन्हें पता था कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये समस्याएं अभी भी सामने थीं, लेकिन अब जनता ने भरोसा दिखाया था और यही भरोसा भारत को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत बना।